वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? तो ये होता क्या है? ये है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई टू गिव अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन along with daughter elements is known as रेडियो एक्टिविटी। अब जो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन सिर्फ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में होते हैं। बाकी जो कुछ आप पढ़ेंगे, पॉजिट्रॉन इमिशन, न्यूट्रिनो इमिशन, के कैप्चर, वो सब आएगा आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन ही निकलते हैं। जो गामा रेडिएशन है सबको मालूम है, वो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, वेरी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है। गामा रेडिएशन बहुत ताकतवर होता है। इट कैन पियर्स थ्रू वॉल्स, इट कैन पियर्स थ्रू सीमेंट वॉल्स, सिर्फ लेड की जो शीट्स होती हैं, इवन इट कैन पियर्स थ्रू द मेटल शीट्स। और जो अल्फा पार्टिकल है, ये ऊपर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल क्या है? आयोनाइज्ड हीलियम। जो हीलियम का न्यूक्लियाई है, सब लोग जानते हैं, आपने क्लास 11 से बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को, कि जो डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन है दैट इज़ नोन एज अल्फा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आएगा, बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो गामा है इट कैरीज नो चार्ज नो मास। अल्फा बीटा पर चार्ज भी है, मास भी है, ठीक है। लेकिन जो गामा रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मासलेस हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है रेडियो एक्टिविटी। यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। देखिए एग्जांपल है यूरेनियम 238 का, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि लेड और बिस्मुथ के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। उससे पहले क्या होता है कि एलिमेंट का एक या दो जो आइसोटोप है वो तो रेडियो एक्टिव है, बाकी जो एलिमेंट है नॉर्मल है। लेकिन आफ्टर लेड एंड बिस्मथ, लेड 82 है, बिस्मथ 83 है, लेड और बिस्मथ के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे के सारे आइसोटोप्स वो रेडियो एक्टिव है। क्या बेटे? रेडियो। जैसे मान लीजिए कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, तो कार्बन 12 तो नॉर्मल है, लेकिन कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। क्लियर? तो ये बात आपको समझनी है। श्योर अबाउट दैट? नाइस। अब दोबारा समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए ये यहाँ पे जो बीटा रेडिएशन है ये निकल रहा है इसमें से, गामा रेडिएशन आ रहा है इसमें से, ठीक है, और आपके पास अल्फा रेडिएशन बाहर आ रहा है। तो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई है उसमें से बीटा, अल्फा और गामा रेडिएशन बाहर आता है। ये तीन तरह का रेडियो एक्टिव डिके इसमें होगा। दोबारा बोल देता हूँ मैं आपको। जैसे कार्बन 14 है और कार्बन 12 है। कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। ऐसे ही मान लीजिए प्लूटोनियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। प्लूटोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव है। सॉरी, ट्रिटियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। 3 नंबर जो, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हुए हैं दे विल गिव यू अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है। लेकिन यूरेनियम के जितने भी आइसोटोप्स हैं, चाहे वो यूरेनियम 238 है, चाहे 237 है, चाहे 235 है, ऑल आर रेडियो एक्टिव। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो दोबारा समझ लीजिए, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन और अल्फा रेडिएशन, किसी भी न्यूक्लियस के एटम से अगर ये इनमें से कोई भी एक या तीनों बाहर आ रहे हों तो क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे उसको अल्फा बीटा गामा रेडिएशन या रेडियो एक्टिव डिके। अल्फा और बीटा की जो इमिशन है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इमिशन, और जो गामा की इमिशन है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर?
और देखिए सबसे पहले हम जानेंगे अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में। जो अल्फ़ा पार्टिकल जब भी किसी गैस से या किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बाहर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट के अंदर लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। इसका मतलब मास जो है 4 AMU का मास लॉस वहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे जैसे लिखे ना, मास डिक्रीज बाय 4 यूनिट। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए हैं, ठीक है, आर यू श्योर, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो एटॉमिक डिक्रीज है वो कितना हुआ, वो हमारे पास ये हुआ कब से, हो कितना बेटे, 2। आर यू क्लियर अबाउट दैट और नॉट। तो जब भी, क्योंकि 2 प्रोटॉन कम हो गए हैं, 2 प्रोटॉन क्या हो गए हैं वहाँ से कम हो गए हैं, श्योर अबाउट दैट, दोबारा चेक कर लीजिए। 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल बन के न्यूक्लियस से बाहर आ गया। तो बाहर क्या क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास की एक क्वांटिटी बाहर आ गई। तो मास यूनिट डिक्रीज किससे हुई, 4 AMU। दोबारा समझिए, जब एक हीलियम आयन न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो उस न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का लॉस किया है। क्लियर, आर यू श्योर। और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, इट इंक्रीजेस इन अल्फा इमिशन। ये अल्फा मिशन में इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। और यहाँ पे एक बात साफ साफ लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को ध्यान से, देखिए ये पॉइंट को, कि इसका जो मास है 7000 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में कितना है, 7000 टाइम्स मोर हैवियर है। 7000 टाइम क्या है यहाँ पर, मोर हैवियर है। आर यू गेटिंग दैट और नॉट। ठीक है, और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत लो है, क्या बहुत लो है। तो जो मेन बात आपने जाननी है वो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आप अच्छी तरह से जान लीजिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये 2 पॉइंट आप अच्छे ढंग से माइंड में रख लीजिए। ठीक है ना, क्लियर नहीं क्लियर, कि लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है जब भी एक अल्फा पार्टिकल बाहर आता है। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर, नाइस। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होगा, ये आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दी अल्फा एमिशन। क्लियर आपको ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये सारे पॉइंट मैं दोबारा बोलता हूँ, ये 2 पॉइंट, ये वाला 1 पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये आपको मेमोराइज करना है, श्योर। देखिए बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल आपके पास क्या है यहाँ पे, बीटा पार्टिकल इज ए इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, कि जब हम न्यूक्लियस में जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाता है तो उससे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के रेशियो को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में निकलता है एक न्यूट्रिनो। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्या निकलता है बेटे साथ में, ठीक है, न्यूट्रॉन डिके आप बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन डिके और न्यूट्रिनो डिके भी यहाँ पे होता है। तो ये सिर्फ मास को बैलेंसिंग करने के लिए है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या डिक्रीज हुई है, न्यूट्रॉन डिक्रीजेस, और प्रोटॉन क्या हुए यहाँ पे, प्रोटॉन इंक्रीज हुए हैं। चेक कीजिए, प्रोटॉन बढ़ गए नहीं बढ़ गए यहाँ पे, अब चेक करो ध्यान से। यहाँ पर देखिए कार्बन 6 नंबर है और नाइट्रोजन 7 नंबर है, तो एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मास नंबर में देखिए, यहाँ पे 700 लिखा हुआ है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है इंक्रीज बाय 1 यूनिट लिखा हुआ है ना, इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ठीक है ना, तो आप याद रखिए बीटा डिके से क्या होता है, बीटा डिके से जो एटॉमिक नंबर है
इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का जो इंक्रीज है इट विल ब्रिंग व्हाट, इट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या बोलेंगे आप, जो बीटा डिके है उससे क्या होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये न्यूक्लियस से कैसे बाहर आए, तो समझ जाइए न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो न्यूट्रॉन का लॉस हुआ, प्रोटॉन का गेन हुआ, न्यूट्रिनो एक निकल गया साथ में और साथ में बीटा पार्टिकल निकला, ठीक है। श्योर अबाउट दैट। तो इससे क्या हुआ, एट मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। चेक कीजिए, कार्बन से नाइट्रोजन बन गया। आर यू श्योर? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूँ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। श्योर अबाउट दैट, क्लियर? तो इससे हमें दो बातें स्पष्ट हो गई हैं कि नंबर 1 क्या हुआ कि व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल इमिट, जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, मास लॉस जो है वो 4 यूनिट्स का होता है। और जो एटॉमिक नंबर लॉस है, एटॉमिक नंबर का लॉस है वो 2 यूनिट्स का है। कितना बेटे, वो 2 यूनिट्स का लॉस है यहाँ पे। क्लियर आपको ये बात? और जो बीटा पार्टिकल है यहाँ पे, उसमें क्या होगा, नो मास लॉस, नो मास लॉस। इन क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, अल्फा और बीटा पार्टिकल में क्या होगा, 4 AMU का लॉस, नो लॉस इन मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आना, ठीक है बेटे। श्योर अबाउट दैट, इसको याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपके जी एडवांस में या जी मेंस में कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, आपको केमिस्ट्री के अंदर जो कुछ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा फिजिक्स में रिपीट करवाया जाएगा। अंडर द एक चैप्टर है आपका सेकंड बुक में, न्यूक्लियाई फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियस का डिटेल फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो ये है कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो क्या है, प्राइमरी इमिशन है। क्या बेटे, वो प्राइमरी इमिशन है, ये पॉइंट आप रखो। अल्फ़ा बीटा पार्टिकल लॉस करने के बाद भी अगर अभी भी न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट में है तब गामा का लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गामा का रेडिएशन तभी होगा जब अल्फ़ा बीटा पार्टिकल लॉस करने के बाद भी क्या होगा, न्यूक्लियस अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पर्टिकुलर पॉइंट आप याद रखिएगा, श्योर। और लास्ट में आपके पास है, ये है गामा डिके। क्या बेटे, ये गामा डिके है। When atoms decay by emitting alpha and beta particle to form a new atoms, the nuclei of the daughter element, जिसको new atom बोलेंगे, may still have too much energy to be completely stable. Then only atom will emit gamma radiation to release that energy. ठीक है,
तो अल्फा और बीटा पार्टिकल को देने के बाद भी अगर क्या है बेटे, देने के बाद भी अगर न्यूक्लियर अभी भी हाईली एक्साइटेड स्टेट में है, तभी क्या होगा, तभी वो आपको गामा रेडिएशन देगा। गामा रेडिएशन कुछ नहीं है, ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता और इससे कोई भी मास और एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? ये पॉइंट आप समझ लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मिशन है जो बेसिकली ज़्यादातर केसेस में आपके कोर्स में आएगा नहीं, और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन डिके। ये डिके तभी होता है जिस केस में क्या होता है, जिस केस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो होता है। क्या होता है? लो होता है, और जनरली लेस देन 1 होता है। तो इसमें ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ तो ये शर्त है इसकी, दूसरा क्या है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में होता है। तो इस केस में होता क्या है, जो प्रोटॉन है आपके पास, जो प्रोटॉन है, ठीक है, वो जो प्रोटॉन है इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, इट कन्वर्ट्स इनटू ए न्यूट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन। ये बीटा पार्टिकल यहाँ पर आपका, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, बीटा प्लस। क्या ये बीटा प्लस है? ये आपको बात समझ गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ, वो क्या है, ये जो थर्ड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इट विल कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, द रिजल्टिंग ऑफ कोलिजन इज द क्रिएशन ऑफ गामा फोटॉन्स। कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को और किसी पॉजिट्रॉन को आपस में टकरा देंगे तो क्या निकलेगा, हाई एनर्जेटिक गामा रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें एक बात और समझ आ गई, पॉजिट्रॉन बीटा एमिशन से क्या होगा, दोबारा जानिए, प्लस बीटा क्या करता है, प्लस बीटा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को इंक्रीज करता है। तो पॉजिट्रॉन एमिशन से N2P इंक्रीज होगा, और जो हमारा बीटा डिके है जिसको इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा N/P डिक्रीज होगा। यहाँ लिखा हुआ है 1 प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है। और ये ठीक है किस में होता है, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में ही होता है। तो खैर ये आपको एज ए स्टूडेंट जानकारी होनी चाहिए। पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसका साइज और मास और चार्ज सेम होता है, बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके बेटे, श्योर। और मोर इम्पॉर्टेंट जो बात, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये, कि पॉजिट्रॉन और जो बीटा पार्टिकल हैं एक दूसरे को एनिहिलेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे कंप्लीट, और मास लॉस कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ द मैटर। तो पेनिट्रेशन पावर में आपका ये बात समझ आनी है आपको कि जो अल्फा पार्टिकल है इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत लो होती है, देखिए, ठीक है। ये टिश्यू से ही रुक जाते हैं। बीटा पार्टिकल जो होते हैं दे कैन पास द टिश्यूज़, लेकिन किसी मेटल की प्लेट से, जो एल्युमिनियम फॉयल वगैरह है, उससे रुक जाएंगे। लेकिन जो गामा रेडिएशन है दे कैन पास थ्रू टिश्यूज़, मेटल फॉयल्स, कंक्रीट वॉल्स। सिर्फ लेड जो है, लेड इसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा गामा रेडिएशन को। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जो रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो e⁻kT, कई बुक्स में आपको लैम्डा टी लिखा हुआ आएगा। तो लैम्डा और के की मतलब सेम, लैम्डा और के दोनों का मतलब सेम ही है। इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसको डिके कांस्टेंट। लैम्डा को क्या बोलते हैं हम, डिके कांस्टेंट बोलते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर, ठीक है। तो के को आप रेट कांस्टेंट बोलिए या लैम्डा को डिके कांस्टेंट, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो टी हाफ होगा वो होगा 0.693
इसको k बोल दीजिए या 0.693 बाय लैम्डा, द सेम थिंग, नथिंग इज, आप इसको k लिख दीजिए या लैम्डा लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा 2 पावर जो n होगा वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, n की वैल्यू होगी टोटल टाइम बाय t हाफ। तो ये जो फॉर्मूले हैं अच्छे ढंग से आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा जो एक्टिविटी है वो इक्वल टू होगी क्या, लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटी है जिसको आप रेडियो एक्टिविटी बोलते हो, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, तो ये क्या, गिवन मास, क्योंकि नंबर ऑफ गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। एक्टिविटी मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर, नाइस। तो आप चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन में इनिशियल एक्टिविटी, और कोई देखिए ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, दोबारा समझिए क्या करना है। जैसे एक्टिविटी 1, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट रहेगा, एक्टिविटी 1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स 1, एक्टिविटी एट टाइम पीरियड 2 प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स 2। तो जहाँ पर रेशो होगा ना A नॉट बाय A या N नॉट बाय N, वहाँ पर आप लगा सकते हैं रेट इनिशियल बाय रेट फाइनल आल्सो। ये न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखना है आपने कि जो एक्टिविटी है, जो रेडियो एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन जो लगाते हो आप किस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन, T इज इक्वल टू 2.3 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ये देखते हैं ना आप लोग। तो इस केस में जो A नॉट है, इसकी जगह आप इनिशियल रेट और फाइनल रेट ले सकते हैं। इनिशियल रेट ऑफ द एक्टिविटी डिवाइड बाय गिवन रेट ऑफ द एक्टिविटी एट टाइम t, जो t दे आपको निकालना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? इजी, दैट इज टू इजी। जो रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट है किसमें करते हैं, वो करते हैं हम क्यूरी में। किसमें करते हैं? क्यूरी में करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी वो क्या है, द रेट एट विच न्यूक्लियर डिके। तो उसमें क्या होती है, ऐसी यूनिट क्या है इसकी, वो तो खैर हमारे पास बैक्यूरेल है, लेकिन जो पॉपुलर यूनिट है वो है क्यूरी। तो एक क्यूरी कितना होता है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है क्या, ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। तो मिली क्यूरी में क्या होगा, आप डिवाइड कीजिए 1000 से, तो ये मिली क्यूरी होगा। माइक्रो क्यूरी 60 डिवाइड कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो मिली में -3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और माइक्रो में 10⁻6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे आपको माइक्रो या मिली क्यूरी में ही मिलेंगे, ठीक है। और जो 1 बैक्यूरेल है क्या बेटे, ये जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, साइंटिस्ट के नाम पे ये दिया हुआ है। 1 यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसके अलावा एक और यूनिट है रदरफोर्ड की, वो ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती। आर यू श्योर बेटे? इसको आप याद कर लीजिए, दैट इज़ 1 क्यूरी इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। न्यूमेरिकल करते हुए ज़्यादातर ईयर्स में क्वेश्चन रखे होते हैं, ईयर्स को है, तो ईयर को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना, क्योंकि क्यूरी में एक्टिविटी दे रखी होती है और टाइम ईयर में, मंथ में या डेज में दे रखा होता है, तो आपको उस टाइम पीरियड को सेकंड में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे।
ठीक है बेटे, श्योर, नाइस। ठीक है, इसको दोबारा से आप समझ लीजिए। रेडियो एक्टिविटी यूनिट क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी यूनिट होती है यहाँ पे 3.7 इंटू 10 डेके पर सेकेंड जो मेडिकल डायग्नोस किए जाते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको जैसे पहले बोला था मिली क्यूरी में और माइक्रो क्यूरी में इसकी यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो आगे आगे पढ़ेंगे, निकल है, ठीक है, और क्रोमियम है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, हैवियर मेटल्स के, जिनको हमने कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर बेटे आपको? तो ये एक्टिविटी की आपको पता लग गया। तो मैं दोबारा ले देता हूँ, यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो है लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बेटे, क्लियर, श्योर। तो ये जो पॉइंट है आपको, ये रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला जो आपको याद करना है। देखिए, जो रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है? रेडियो एक्टिविटी का मेन कारण है अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई, अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई, सॉरी। जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी को बेसिकली साइंटिस्ट ने 4 फैक्टर में हमें समझाया है। उसमें पहला फैक्टर है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। कौन सा है बेटे? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। तो हम अब पहले न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो में, और दूसरा है फैक्टर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, एक स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो होगा, बेसिकली क्या होता है, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो लोअर एटम्स के लिए 1 है, ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम चलते जाएंगे तो 1.57 तक जाएंगे। तो अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो 1 से लेके 1.57 के बीच में है, तो उस केसेस में मोस्ट ऑफ द आइसोटोप द एलिमेंट्स वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। क्या होंगे? स्टेबल होंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा है बेटे? वो बाइंडिंग एनर्जी का फैक्टर है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उनका जो कलेक्टिव मास है और जो एटम का अपना मास है उसमें डिफरेंस होता है। आप अगर मान लीजिए इसमें अगर प्रोटॉन के सारे नंबर काउंट किए जाएंगे, न्यूट्रॉन के सारे नंबर काउंट किए जाएंगे, उन सब के मास को ऐड किया जाएगा, तो उसका जो मास का एडिशन होगा वो एटम के खुद के न्यूक्लियर मास से थोड़ा सा कम आएगा, सॉरी ज़्यादा आएगा। एटॉमिक मास जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा उस सब्सटेंस का और सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के जो न्यूक्लियर का मास बनेगा उसमें डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को ही हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी। ये फैक्टर है। ये 2 फैक्टर हम पढ़ेंगे। उसके अलावा 2 फैक्टर और भी हैं। एक है पैकेजिंग फ्रैक्शन, दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स फैक्टर, जिसको योकावा थ्योरी बोलते हैं या मेसॉन थ्योरी बोलते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 और 4 हैं ये केमिस्ट्री के कवर नहीं होता। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 फैक्टर कवर करवाए जाएंगे, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एंड बाइंडिंग एनर्जी। जो पैकेजिंग फ्रैक्शन है और न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी है, ये आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाएगी। चैप्टर का नाम है एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए वहाँ पर जाके आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से, इसलिए इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो और जो बॉन्डिंग मास का रेशियो है ये आसानी से, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन फैक्टर्स को केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4 फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूज़, पैकेजिंग फ्रैक्शन ऑफ वेरियस आइसोटोप्स, और चौथा क्या है? चौथा है न्यूक्लियर फोर्स, योकावा की दी हुई मेसॉन थ्योरी के हिसाब से। तो ये 4 फैक्टर के बेस पे स्टेबिलिटी ऑफ, कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। किसी केस में कोई डोमिनेट कर रहा है, किसी केस में कोई डोमिनेट कर रहा है, बट इन चारों थ्योरी को मिला के एक नेट आंसर मिल ही जाता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई का। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो हम पढ़ते हैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एंड बाइंडिंग एनर्जी को। अब तो कह रहा है न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एक एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दो तो क्या आएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएंगे। क्या आएंगे? नंबर ऑफ, ठीक है।
अब जो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो मास ऑफ द एटम होता है, ठीक है। लेकिन इन सबके मास को अगर जोड़ देंगे, इन सबके मास को अगर हम आपस में जोड़ देंगे और एटम के एक्चुअल मास देखेंगे तो एटम का मास थोड़ा सा स्मॉलर वैल्यू का आएगा। तो वो जो मास का लॉस हुआ है किसमें कन्वर्ट हो गया, वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में चेंज हो गया। वो क्या है, वो आगे लिखा हुआ है, मास डिफेक्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन एटम एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आइंस्टाइन जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है वो यहाँ पर काम आएगा आपको। आइंस्टीन एक्सप्लेन दिस लॉस ऑफ मास एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन, कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठे आ गए तो ये जो मास लॉस है ये न्यूक्लियर एनर्जी में चेंज हो गया। क्लियर आपको ये बात, ये जो लॉस ऑफ मास है वो कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में और यही न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का कारण है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? वेरी मच क्लियर नाउ।